everyone, welcome back to the galaxy of electrical engineering. So I'm back with another video regarding power system objective questions by CL Wadhwa. So I hope you are liking my series. If you haven't watched my previous videos, so I request you to please have a look at once. And if you haven't subscribed my channel, so I request you to please subscribe it and don't forget to hit the bell icon for further notification. So चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है द कोरोना लॉस ऑन अ पर्टिकुलर सिस्टम एट 50 हर्ट्ज इज 1 किलोवाट्स पर फेज पर किलोमीटर. द कोरोना लॉस ऑन द सेम सिस्टम विद सप्लाई फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज विल बी डैश. सो हमें यहाँ क्या दिया गया है? वी हैव बीन गिवन हियर कोरोना लॉस वैल्यू फॉर 50 हर्ट्ज. सो PC1 is equals to 1 kilowatt per phase per kilometer. This is for frequency is equals to 50 hertz. Now what we have to find out? We have to find out corona loss PC2 for frequency F is equals to 25 hertz. So friends, we have certain information regarding corona. So चलिए उसे हम डिस्कस कर लेते हैं. So as you can see, this is the information we are going to discuss one by one. So I am going to draw here one conductor. So high field intensity की वजह से क्या होता है? High field intensity के वजह से जो कंडक्टर का सरफेस होता है, ठीक है, जो कंडक्टर का सरफेस होता है उसके बाजू में जो भी एयर प्रेजेंट होगा वो आयनाइज्ड हो जाता है. वो आयनाइज्ड हो जाता है, उसे ही हम कोरोना कहेंगे. ठीक है. सो कोरोना इज नथिंग बट इट्स द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ एयर. और स्पार्किंग हम किसे कहेंगे? स्पार्किंग इज नथिंग बट कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ एयर. और जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है एयर का, दैट इज 3 kV पर mm. इट्स अ पीक वैल्यू एंड 30 kV पर सेंटीमीटर. सिमिलरली RMS वैल्यू कितना होता है? 21.2 kV पर सेंटीमीटर. सो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज क्या होता है? क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज इज नथिंग बट इट्स द मिनिमम वोल्टेज फॉर कोरोना फॉर्मेशन. सो यही जो वोल्टेज होता है, इस वोल्टेज को अगर क्रॉस कर लिया या फिर ये वोल्टेज अपीयर हो गया, देन वी कैन सी द फॉर्मेशन ऑफ कोरोना. ठीक है. देन वी हैव VD इज नथिंग बट क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज. सो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज का फॉर्मूला क्या दिया गया है? इट्स नथिंग बट 21.1 M into del into R into ln by D. So M, what is M? M is nothing but surface factor. What is del? Del is nothing but air density correction factor. Air density correction factor. R तो आपको पता है रेडियस ऑफ कंडक्टर. रेडियस ऑफ conductor. And what is D? D is nothing but distance between conductor separation. Distance between conductor. ठीक है. So ये हमारे values हो गए हैं. Now as you can see that M is nothing but surface factor. So अगर surface smooth होगा then M का value 1 होना चाहिए. अगर surface rough होगा then M का value is going to be less. So whenever there is smooth surface then we can say कि जो कोरोना लॉस होगा वो लेस ही होगा. ठीक है. क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? बिकॉज अगर M का वैल्यू ज्यादा होगा, VD का वैल्यू हमें ज्यादा मिलेगा. अगर VD का वैल्यू ज्यादा मिलेगा, here you can see that VD का वैल्यू अगर ज्यादा होगा then PC, that means कोरोना लॉस का वैल्यू हमें डिक्रीज मिलेगा. ठीक है. देन नोट है एक, यूजिंग बंडल कंडक्टर्स एंड हॉलो कंडक्टर्स, जो इफेक्टिव रेडियस होता है कंडक्टर का वो इंक्रीज हो जाता है. सो ड्यू टू दिस कोरोना फॉर्मेशन विल डिक्रीज. कोरोना फॉर्मेशन विल डिक्रीज. ठीक है. सो हम बंडल कंडक्टर क्यों यूज करते हैं? इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कोरोना लॉस और इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कोरोना इफेक्ट. सो ह्यूमिड वेदर में कोरोना का फॉर्मेशन ज्यादा होता है. ठीक है. एंड ऑल्सो वी हैव सर्टेन इंफॉर्मेशन. सो विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज, ये क्या होता है? विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज ये मिनिमम विजुअल वोल्टेज होता है कोरोना फॉर्मेशन का. ठीक है. क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज ये मिनिमम वोल्टेज होता है फॉर कोरोना फॉर्मेशन और विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज क्या होता है?
कोरोना फॉर्म हो गया और हमें कुछ लाइटिंग दिखती है, ठीक है। सो जो हमें ब्लू कलर में या फिर पर्पल कलर में थोड़ा सा लाइटिंग दिखता है, ये विजुअल वोल्टेज तभी क्रिएट होता है व्हेन वी कैन बी एबल टू सी द कोरोना इफेक्ट, ठीक है। सो इसका वैल्यू क्या है, इट्स नथिंग बट VV इज इक्वल्स टू 21.1 m del R 1 plus 0.3 divided by root of del R into ln d by R. It is kV RMS per phase value, ठीक है। सो कोरोना पावर लॉस या फिर पीक फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज कोरोना लॉस फॉर्मूला। सो 240 by del F plus 25 under root R by D V minus VD square into 10 power 5 kW per phase per km, ठीक है। So for same operating voltage at different frequency, so PC is directly proportional to F plus 25, ठीक है। So here we have certain advantages and disadvantages of corona. So advantage क्या है, it reduce the stiffness and magnitude of surge and also act as safety wall. And disadvantage is hissing sound आता है, radio interference occur होता है due to third harmonic and power loss also occurs, ठीक है। सो बैक टू क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था, हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कोरोना लॉस का वैल्यू व्हेन एवर देयर इज फ्रीक्वेंसी गिवन। सो हमने अभी देखा था कि PC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F plus 25. So PC1 by PC2 is equals to F plus 25, F1 plus 25, F2 plus 25. So आपको बस यहाँ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने होंगे। So after substitution what you are going to get, you are going to get PC1 का वैल्यू कितना है 1 by PC2 is equals to F1 is 50 plus 25, F2 is 25 plus 25. So जब आप इसे सॉल्व करेंगे then what you are going to get 75 by 50, that means 3 by 2. So when you will solve this, you are going to get one result and that result is going to be PC2 is equals to 0.667. So 0.667 kilowatts per phase per kilometer. So I hope आपको ये समझ में आया होगा। So जो correct answer है for this given question is option number C. So option number C is only correct answer for this. So चलिए next question की ओर। So our question is, a system is said to be effectively grounded if it's dash. So options are neutral is grounded directly, ratio of x naught by x1 is greater than 3, ratio of r naught by x1 is greater than 2, and ratio of x naught by x1 is less than 3. So what is effective grounding? So effective grounding is nothing but solidly grounded, ठीक है। So effectively grounded is nothing but solidly grounded, ठीक है। So we have one chart regarding this. So चलिए उसे डिस्कस कर लेते हैं। So as you can see that solid grounding और effective grounding, so x naught by x1 का वैल्यू कितना होना चाहिए, it should be less than 3, it should be less than 3, और जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होना चाहिए that should be 66 kV या फिर उससे above. Similarly for resistance grounding, R naught by Z1 का वैल्यू should be less than 1 और ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होना चाहिए, it should be 3.3 kV से लेके 33 kV तक. Similarly रिएक्टेंस ग्राउंडिंग के लिए x naught by x1 का वैल्यू should be greater than 3 और जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होना चाहिए that should be 3.3 kV to 33 kV, ठीक है। सो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था इफेक्टिव ग्राउंडिंग के लिए, सो जो इफेक्टिव ग्राउंडिंग का वैल्यू होना चाहिए x naught by x1 should be less than 3, so it is an option number D. So option number D is only correct answer for this. So moving towards next question.
So our next question is, for effective application of counterpoise, it should be buried into the ground of a depth of dash. So options are 1 meter, 2 meter, just enough to avoid theft and none of the above. So हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, जो काउंटर पॉइज होता है, सो इफेक्टिव एप्लीकेशन के लिए जो काउंटर पॉइज को हम यूज करेंगे वो हम कौन से लेंथ तक ग्राउंड में बरीड करेंगे, दैट वी नीड टू फाइंड आउट. ठीक है, बट सबसे पहले ये जो काउंटर पॉइज है ये होता क्या है, दैट वी नीड टू फाइंड आउट. सो काउंटर पॉइज इज नथिंग बट ये एक बरीड कंडक्टर है. ठीक है, काउंटर पॉइज is nothing but it is a buried conductor, ठीक है. सो जो हमारा टावर होता है, सो टावर के नीचे जो भी सॉइल होगा, ठीक है, जो टावर के नीचे जो भी सॉइल होगा, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ दैट सॉइल इज मोर, इफ द रेजिस्टेंस of soil is more, then we can use counterpoise. So counterpoise हम क्यों यूज करेंगे, in order to reduce tower footing resistance. सो जो सॉइल का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, उस सॉइल के रेजिस्टेंस को, उस टावर फुटिंग रेजिस्टेंस को हमें कम करना है. सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द टावर फुटिंग रेजिस्टेंस वी नीड टू मेक यूज ऑफ काउंटर पॉइज. सो काउंटर पॉइज को तो हम यूज करेंगे, बट कौन से लेंथ तक हम उसे बरीड करेंगे, इट इज नथिंग बट जस्ट इनफ टू अवॉइड थेफ्ट. सो जस्ट इनफ टू अवॉइड theft, up to that length only we can be able to use counterpoise. ठीक है, so option number C is only correct answer for this. So we have few information regarding counterpoise. So चलिए उसे भी डिस्कस कर लेते हैं. So counterpoise क्या होता है, it is nothing but ये buried conductor होता है which is made up of galvanized steel. और जो सॉइल रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. सो सॉइल रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए टावर लोकेशन पे हम काउंटर पॉइज वायर को यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो जो टावर फुटिंग रेजिस्टेंस होता है उसे भी रिड्यूस करने के लिए हम काउंटर पॉइज यूज कर सकते हैं. तो जो काउंटर पॉइज है ये एक गैल्वेनाइज स्टील रॉड है जो हम ग्राउंड में प्रोवाइड करते हैं. तो जब भी हम काउंटर पॉइज को सिलेक्ट करते हैं, सो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, जो लीकेज रेजिस्टेंस होता है काउंटर पॉइज का, जो लीकेज रेजिस्टेंस इट शुड बी स्मॉलर देन सर्ज इम्पिडेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल सिलेक्टिंग काउंटर पॉइज. ये जो क्राइटेरिया है ये हमेशा फॉलो होना चाहिए. ठीक है, जो लीकेज रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा सर्ज इम्पिडेंस से कम होना चाहिए वाइल सिलेक्टिंग काउंटर पॉइज. और जो इफेक्टिव एप्लीकेशन होता है काउंटर पॉइज का इज शुड बी बरीड इनटू द ग्राउंड टू अ डेप्थ ऑफ जस्ट enough to avoid the theft. So option number C is only correct answer for this. So हमने already उसे discuss कर लिया था. So option number C is only correct. So moving towards next question. So our question is, if R is the radius of the conductor and capital R is the radius of the sheet of the cable operates stably from the point of view of dielectric strength if dash. So options में यहाँ R by R. So what is R? R is nothing but radius of conductor. और कैपिटल R क्या है? कैपिटल R is nothing but radius of sheet. ठीक है, सो इन दोनों के रेशियो का वैल्यू क्या होना चाहिए फ्रॉम स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, so if I have to draw here, this is our conductor. So conductor का रेडियस कितना है? कंडक्टर का रेडियस is R और ये शीट है. So शीट का रेडियस कितना? It is capital R. So इन दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए फॉर स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, so small r by capital R should be less than 1 by E. So
इट शुड बी लेस देन 1/e. जब आप इसे सॉल्व करेंगे 1/e का वैल्यू, so you are going to get small r by capital R, it is going to be less than 0.368. So this is only going to be the correct answer. So option number D is only correct answer for this. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. So the question is, three insulating materials with same maximum working stress and permittivities 2.5, 3 and 4 are used in a single core cable. The location of the material with respect to the core of the cable will be dash. So यहाँ हमें दिया गया है that we have insulating material and number of insulating materials are 3. ठीक है, 3 insulating material है हमारे पास, insulating material, और उनके परमिटिविटी वैल्यूज दिए गए हैं. सो परमिटिविटी वैल्यूज क्या है? 2.5, 3 एंड 4. सो 4 इज नथिंग बट इट्स द हाईएस्ट वैल्यू, इट्स द मीडियम वैल्यू एंड दिस इज द लोएस्ट वैल्यू. ठीक है, सो जो हाईएस्ट परमिटिविटी वैल्यू होगा इट शुड बी नियर टू द कंडक्टर या फिर कोर. सो जो लोकेशन होता है मटेरियल का विथ रिस्पेक्ट टू कोर ऑफ द केबल, so highest permittivity value of insulation should be near to the conductor or core. ठीक है, so 4 should be near to the conductor, then 3 and then 2.5. So 4, then 3, then 2.5. This is the location with respect to the core of the cable. ठीक है, so option number C is only correct answer for this. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. So चलिए next question की ओर. So our next question is, the three insulating materials with breakdown strength of 250 kV per centimeter, 200 kV per centimeter and 150 kV per centimeter and the permittivities of 2.5, 3 and 3.5 are used in a single core cable. If the factor of safety for the material is 5, the location of the material with respect to core of the cable will be dash. So previous question में हमने बस देखा था कि परमिटिविटी वैल्यूज दिया गया है. सो विथ रिस्पेक्ट टू दैट परमिटिविटी वैल्यू हमने लोकेशन फाइंड आउट किया था. ठीक है, बट यहाँ हमारे पास ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ भी दिया गया है. सो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ और परमिटिविटी वैल्यूज को जब आप उन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और जो हाईएस्ट वैल्यू मिलेगा दैट शुड बी नियर टू द कोर या फिर कंडक्टर. ठीक है, सो चलिए हम 1 by 1 इसे लिख लेते हैं. सो breakdown strength into permittivity. So first one कितना दिया गया है? First one is 250 kV per centimeter. Second one we have been given here 200 and third one is 150. Similarly, इनके permittivity values क्या दिए गए हैं? Permittivity value for first one is 2.5, then we have 3 and then we have 3.5. So जब आप इसे solve करेंगे then you are going to get different values. So for this you are going to get 650. For second one you are going to get 600 and for third one you are going to get 525. So this is the highest value. Then this one and last one is 525. So it is high, this is medium and this is low. So जो higher value होगा that should be placed near to the conductor. So this value should be placed near to the conductor. उसके बाद में 3 होना चाहिए and then 3.5. ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था अकॉर्डिंग टू द परमिटिविटी वैल्यूज हमने लोकेशन को डिसाइड किया था, बट हियर अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट ऑफ
ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ एंड परमिटिविटी, इस पे ही हमने लोकेशन को डिसाइड कर लिया है। ठीक है, सो जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उनके परमिटिविटी वैल्यूज क्या होने चाहिए, 2.5, 3 एंड 3.5। So जो correct answer है for this given question is option number A. So option number A is only correct answer for this. So moving towards next question. So our next question is the coefficient of reflection of voltage for a short circuit line is dash. So यहाँ हमें coefficient of reflection find out करना है, but यहाँ short circuit दिया गया है। ठीक है, so if we have this transmission line और इसे टर्मिनेट किया गया है शॉर्ट सर्किट से, इसे टर्मिनेट किया गया है शॉर्ट सर्किट से, राइट। सो अगर शॉर्ट सर्किट हो गया देन Z का वैल्यू क्या होना चाहिए, Z का वैल्यू शुड बी 0। सो आई कैन राइट हियर Z2 एंड हियर Z1। सो दिस इज गोइंग टू बी द Z1। ठीक है, दिस इज Z1 एंड दिस इज Z2। सो आपको पता है कोएफिशिएंट of reflection का value. So what is coefficient of reflection? So coefficient of reflection is VR by VI. क्यों हमने V लिखा है, because यह दिया गया है voltage. So coefficient of reflection of voltage is equals to Z2 minus Z1 by Z2 plus Z1. So Z2 का तो वैल्यू आपको पता है, it is nothing but 0. Z1 का वैल्यू as it is लिख लीजिए here, 0 plus Z1. So when you will solve this, you are going to get -1. So coefficient of reflection of voltage for short circuit line, ये short circuit line है, so for this answer is -1. So it is an option number B. So option number B is only correct answer for this. So as you can see, here is one chart regarding wave traveling analysis. So अगर open circuit line होगा then you can see that V refraction, V reflection, I refraction and I reflection. ऑलरेडी हमने ये चार्ट डिस्कस कर लिया था हमारे प्रीवियस वीडियो में, एक एक वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर लिए थे हमारे प्रीवियस वीडियोस में। सो आई होप कि आपने उसे देख लिया होगा। अगर आपने उसे देख नहीं लिया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज हैव अ लुक इट वंस। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। So the question is, the insulation resistance of a cable of length 10 km is 1 mega ohms. Its resistance for 50 km length will be dash. So यहाँ हमें insulation resistance और length of cable के बारे में relation दिया गया है and we have to find out insulation resistance for 50 km length. ठीक है, so as you all know कि जो insulation resistance होता है इसका inversely proportional relation होता है with the length of the cable. So RI is inversely proportional to length of the cable. So RI1 कितना दिया गया है, it's nothing but 1 mega ohms. RI2 हमें find out करना है। Similarly जो length दिया गया है L1 is equals to 10 किलोमीटर एंड L2 का वैल्यू कितना दिया गया है, L2 is 50 किलोमीटर्स, राइट। सो RI1 by RI2 is equals to L2 by L1. सो आप यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। सो 1 by RI2 is equals to 50 divided by 10. So when you will solve this, you are going to get RI2 is equals to 1 by 5, which is nothing but 0.2 mega ohms. So 0.2 mega ohms is only correct answer for this. So option number C is only correct answer for this given question. So moving towards next question. So the question is, the capacitance of a 3-core cable between any two conductors with sheet earthed, it's 2 millifarad. The capacitance per phase will be dash. So हमें क्वेश्चन में दिया गया है जो कैपेसिटेंस होता है 3-कोर केबल का between two conductor with sheet earthed is 2 microfarad. So हमें कैपेसिटेंस पर फेज फाइंड आउट करना है। So आप कैसे फाइंड आउट करोगे कैपेसिटेंस पर फेज? So we have certain information regarding this.
सो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ 3 कोर केबल। सो आप यहाँ देख सकते हो कि ये शीट है, ठीक है, इट इज शीट एंड दिस इज कंडक्टर और कोर, ठीक है, आप उसे कंडक्टर कहिए या फिर कोर कहिए। सो शीट और कंडक्टर के बीच में जो कैपेसिटेंस है दैट इज सी एस। सो सी एस इज द कैपेसिटेंस बिटवीन कोर एंड शीट। सिमिलरली जो सी दिया गया है इट इज नथिंग बट कोर टू कोर कैपेसिटेंस, कोर टू कोर कैपेसिटेंस का वैल्यू, ठीक है ना। व्हाट यू हैव टू डू हियर, ये जो दिया गया है डेल्टा फॉर्म में, सो इस डेल्टा फॉर्म को अगर आपको स्टार में कन्वर्ट करना होगा तो आप कैसे उसे कन्वर्ट करेंगे। सो यू हैव टू कन्वर्ट दिस डेल्टा इनटू स्टार। जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे देन यू आर गोइंग टू गेट, यहाँ आपको ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। और जो वैल्यू होंगी, पर्टिकुलर जो वैल्यू होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 3cc, दैट इज गोइंग टू बी 3cc। एज यू कैन सी इसे कन्वर्जन के बाद ही बनाया गया है, ठीक है, आफ्टर कन्वर्जन दिस इज द करेक्ट फिगर, ठीक है। सो नाउ देयर आर 3 केसेस टू कैलकुलेट C1, C2 एंड C3। सो जो 3 केसेस है उसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट केस इज एनी ऑफ 2 core or conductor are connected to sheet, and capacitance will be measured between remaining core and sheet, ठीक है। सो फर्स्ट जो केस दिया गया है आप यहाँ देख सकते हो, दिस इज शीट एंड दिस इज कंडक्टर। सो इस कंडक्टर से लेके इस शीट तक का जो कैपेसिटेंस है उस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। दिस इज ग्राउंडेड, ठीक है, इसका जो वोल्टेज है वो 0 होने वाला है। सिमिलरली यहाँ भी वोल्टेज 0 हो जाएगा। तो अगर हमने इक्विवेलेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, इक्विवेलेंट फिगर अगर हमने ड्रॉ कर लिया तो हम कैसे उसे ड्रॉ कर सकेंगे, दैट वी नीड टू फाइंड आउट, ठीक है। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ कनेक्ट करना होगा आपको और इस पॉइंट के साथ। सो अगर मैं फिगर में आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो कैसा फिगर बनने वाला है, वेट आई विल जस्ट शो यू। सो यहाँ एक कैपेसिटर मिलेगा CS, दिस वन CS, देन सेकेंड वन विल गेट इज, यहाँ आप देख सकते हो CC, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो CC। सो यहाँ CC भी हम कनेक्ट कर लेंगे, CC। थर्ड वन इज इन दोनों के बीच में फाइंड आउट करना है, राइट। सो इन दोनों के बीच में फाइंड आउट करना है। सो अगेन इट इज पैरेलल कनेक्शन, यहाँ फिर से CC मिलेगा और आपको यहाँ से इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। सो इक्विवेलेंट व्हेनेवर देयर इज 3 कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन पैरेलल फैशन, सो जब भी पैरेलल में कनेक्ट रहेगा देन वी नीड टू ऐड ऑन इन ऑर्डर टू गेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सो C इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या मिलेगा, C इक्विवेलेंट इज नथिंग बट CS प्लस 2CC, ठीक है। सो CS प्लस 2CC। सो दिस इज द C1 वैल्यू। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज केस 2। सो केस 2 में क्या दिया गया है, तीनों भी जो कोर्स है, ये तीनों भी कोर्स है, अगर इनको तीनों भी एक साथ कनेक्ट कर लिया, बंच कर लिया तीनों का भी, सो वी हैव टू फाइंड आउट कैपेसिटेंस व्हेन वी विल मेजर बिटवीन वन कंडक्टर एंड शीट और कंडक्टर के बीच में हमें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। सो यहाँ का वोल्टेज 0 होने वाला है, यहाँ का भी वोल्टेज 0 होने वाला है। दैट मीन्स CS एंड CS ये तीनों भी पैरेलल में कनेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है, ये तीनों भी पैरेलल में कनेक्टेड हो जाएंगे एंड देन you can be able to find out C2, so CS, so C2 का वैल्यू आपको मिलेगा 3CS, ठीक है। So third case is any one of the core is connected to sheet and the capacitance is measured between the remaining 2 cores. सो यहाँ क्या दिया गया है कि जो कोर टू कोर कैपेसिटेंस है C3 वो हमें फाइंड आउट करना है, बट
कोर 1 और कोर 3 इन दोनों का वोल्टेज दिया गया है, यहां से करंट पास होगा, बट सेकेंड कोर है, इसका वोल्टेज 0 होगा। सिमिलरली शीट का भी वोल्टेज 0 होगा, ठीक है। सो जो सेकेंड कोर होता है और जो शीट है, इन दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट है, ये दोनों कनेक्ट कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। सो आपको पता है कि 1 और 2 के बीच में कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा, 2 और 3 के बीच में कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा, 1 और 3 के बीच में भी कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा बिकॉज ऑफ डिफरेंट वोल्टेजेस। सिमिलरली शीट का वोल्टेज तो 0 है, सो 0 वोल्टेज और 1 वोल्टेज इन दोनों के बीच में भी कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन होगा, 1 और 3 के बीच में कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन होगा, 3 और शीट के बीच में कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन होगा, बट 2 और शीट के बीच में कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा बिकॉज दोनों के बीच में सेम वोल्टेज है। सो सेम वोल्टेज के लिए जो डिफरेंस निकल के आएगा वो 0 रहेगा। सो 0 वोल्टेज रहेगा, दैट मीन्स देयर विल बी शॉर्ट सर्किट। सो व्हेनेवर देयर इज शॉर्ट सर्किट, क्या कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन होगा? नहीं, कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन नहीं होने वाला है, ठीक है। So we have to find out the equivalent capacitance between the two core और उसे हमें मेजर करना होगा, ठीक है। So this one से लेके तो शीट तक, 1 से लेके तो शीट तक कैपेसिटेंस क्या है? CS। सिमिलरली 1 से लेके तो 2 तक या फिर शीट तक कैपेसिटेंस क्या है? CC। and these two are parallel। so whenever there is parallel capacitance, तो उन दोनों कैपेसिटेंस का एडिशन होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली ये जो नीचे का कैपेसिटेंस है, दिस कैपेसिटेंस एंड दिस कैपेसिटेंस, ये दोनों फिर से पैरेलल है। सो व्हेनेवर देयर इज पैरेलल कैपेसिटेंस कनेक्शन, सो उन दोनों कैपेसिटेंस के वैल्यू का एडिशन होगा। एज यू कैन सी हियर, एडिशन हो गया है। और जो रिमेनिंग कैपेसिटेंस है दैट इज सीसी। सो सीसी भी दिया गया है, उसे भी कनेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। अगर इस कनेक्शन को मैं इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट करूं, सब कैसे निकल के आएगा? इट इज नथिंग बट CC एंड हियर वी हैव 2 कॉम्बिनेशन, ठीक है। फर्स्ट वन इज CS प्लस CC, देन वी हैव CS प्लस CC। यहां से हमें इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। सो ये दोनों सीरीज में है, ठीक है। सीरीज में है दैट मीन्स इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा? यहाँ का इक्विवेलेंट आएगा CS प्लस CC बाय 2 प्लस CC। So when you will solve this, you are going to get this value. So this is going to be C3 value. This is going to be C3 value. So I hope आपको तीनों भी केसेस समझ में आए होंगे जो भी हमने अब तक कैपेसिटेंस ऑफ 3 कोर केबल के बारे में डिस्कस किया। So back to question, यहाँ हमें पूछा गया है कि जो 2 कंडक्टर्स है, 2 कंडक्टर और शीट को अगर अर्थ किया गया हो तो उनका कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है? कैपेसिटेंस का वैल्यू 2 दिया गया है। सो कैपेसिटेंस पर फेज वैल्यू विल बी डैश। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू? C per phase is equals to 2CS, so which is nothing but 2 into 2, which is going to be 4 microfarad. So option number B is only correct answer for this. So I hope आपको ये समझ में आया होगा। So moving towards next question. So our last question for this given video is, if del is the loss angle of the cable, its power factor is dash. So options are sin del, cos del. Power factor is independent of del and power factor depends upon del, but it is not as per A and B. So we have certain points regarding this topic. So चलिए उसे डिस्कस कर लेंगे। So जो डाइइलेक्ट्रिक लॉस होता है केबल में, so as you can see here we have I current, V is the voltage. So tan theta is the loss tangent, Power factor आप कैसे find out करोगे? So power factor is cos 90 minus del. So this is going to be 90 minus del. So IC और I के बीच में जो एंगल होगा that is going to be del. IC और I के बीच में जो एंगल होगा दैट इज गोइंग टू बी डेल एंगल, और ये पूरा का पूरा 90 डिग्री होगा, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री होगा। सो इफ वी हैव टू फाइंड आउट दिस रिमेनिंग सेक्शन, देन यू कैन सी
90 माइनस डेल। सो ये जो 90 माइनस डेल होता है, यहां से हम पावर फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो पावर फैक्टर इज नथिंग बट कॉस एंगल। सो एंगल क्या दिया गया है, एंगल इज 90 माइनस डेल। सो यू ऑल नो कि जो ट्रिग्नोमेट्री से हमें आइडेंटिटी मिलती है कॉस 90 माइनस थीटा या फिर कॉस 90 माइनस डेल, सो रिजल्ट इज गोइंग टू बी साइन डेल। सो पावर फैक्टर क्या आएगा, पावर फैक्टर इज नथिंग बट साइन डेल। सो डाई इलेक्ट्रिक लॉस का वैल्यू इज नथिंग बट V इंटू आई आर, V इंटू आई आर। tan डेल का वैल्यू इज IR IC, IR IC. Next is dielectric loss is VIC tan del. Then we have dielectric power loss. Here we have loss, here we have power loss. So power loss में we need to write V square 2 pi f, that means V square omega c tan del. Similarly del is very small, so आप del radians में भी consider कर सकते हो. Dielectric loss is directly proportional to V square FC del when del is very small. ठीक है. So for 3-core cable, dielectric power loss is equals to 3 times V phase square 2 pi FC tan del. So ये 2 pi f क्या होता है, it is nothing but omega only. So 3 V phase square omega c tan del. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सो थैंक यू गाइज.